बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। अब आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये इम्पॉर्टेंट है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, साथ ही साथ क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो देखिए टॉपिक है अशुद्धियों का संशोधन, जो कि क्लास 11 के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी। अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों में ये टॉपिक अवेलेबल है, अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन एरर्स। देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, इसके सारे नियम सिद्धांत, ताकि एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन जो अशुद्धि के संशोधन से संबंधित है वो आपसे बने। ठीक है, आप देख करके कंफ्यूज ना हो कि इसकी कैसे प्रविष्टि करनी है, इसको शुद्ध कैसे करना है। उसमें अगर आप कोई भी दिक्कत नहीं चाहते, सारे नियम आपको पता होना चाहिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो अकाउंट और इकोनॉमी से संबंधित आपको मिलते रहे। तो देखिए सबसे पहले अशुद्धि का संशोधन दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, तो कथन आप पढ़ सकते हैं, अशुद्धियों का संशोधन में दो मुख्य तत्व शामिल हैं, एक अशुद्धि है और एक संशोधन है। यहाँ अशुद्धि का अर्थ होता है गलती से। ठीक है, ध्यानपूर्वक लिखने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट जाती है, कुछ राशि गलत लिखी जाती है, यही गलती ही अशुद्धि कहलाती है। संशोधन का मतलब होता है सुधार। तो अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए हिसाब की पुस्तकों में जो प्रविष्टि की जाती है उसे संशोधन कहते हैं। संशोधन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि 11 मुझे मान लो बीकॉम लिखना था, मतलब यहाँ 1 लिखना था और गलती से 11 लिखा गया, तो उसको मैं ऐसे काट दूँ, ऐसे नहीं सुधारा जाता। इसके लिए प्रविष्टि की जाती है। तो किस तरह से प्रविष्टि की जाएगी वही आपको सीखना है, क्योंकि गलती अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो उसके सुधार भी अलग अलग प्रकार से होंगे। अब अशुद्धि किस किस तरह से होती है तो उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। अशुद्धि होती है एक पक्षी, अशुद्धि होती है द्विपक्षी, अशुद्धि होती है तलपट के आधार पर, इस तरह से। तो देखिए टॉपिक बहुत है, पर जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर चर्चा करेंगे। एक पक्षीय शुद्धि क्या होती है? एक पक्षीय शुद्धि ऐसी शुद्धि होती है जिसमें दूसरे पक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। जैसे कि 1000 रुपये हमारे बैंक में आ गया, कितना? 1000 रुपये, लेकिन किस कारण से आया? किसी ग्राहक ने दिया या किसी व्यक्ति ने दिया या हमारा कोई कर्जदार था, कुछ नहीं पता, सीधा आ गया। अब ऐसे में क्या प्रविष्टि करेंगे? पैसा आ गया तो बैंक विकलन कर देंगे। पता नहीं किससे आया तो उस समय हम क्या करेंगे? उच्चंत खाते का इस्तेमाल करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट उसको इंग्लिश में बोलेंगे या तो फिर उच्चंत खाते से बोलेंगे। तो जब दूसरे पक्ष के बारे में ना पता हो तो वहाँ पर आपको उच्चंत खाते का इस्तेमाल करना है, और ऐसी अशुद्धि को आप एक पक्षीय शुद्धि कहते हैं। क्लियर है? द्विपक्षीय शुद्धि में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, पर एक माध्यम से आप समझ गए। इसका भी एक उदाहरण बता देता हूँ। इसका उदाहरण में ऐसे होता है, मान लेते हैं आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा आपने? फर्नीचर खरीदा, लेकिन इसका लेखा क्रय बही में कर दिया गया। देखो बच्चों, जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं ना, तो फर्नीचर, भूमि, भवन जो भी खरीदे हैं वो विकलन होता है। ठीक है, रोकड़ खाते से। तो जैसे कि फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर विकलन होगा, है ना, रोकड़ खाते से। क्रय का वहाँ कोई स्थान है क्या? मशीन खरीदोगे तो मशीन खाता विकलन, रोकड़ खाते से। भूमि खरीदोगे तो भूमि विकलन। तो हमेशा याद रखना, संपत्ति खरीदते समय क्रय का जिक्र नहीं होता, लेकिन फर्नीचर की एंट्री क्रय में कर दी गई, ये गलती है। सुधारने के लिए क्या करते हैं? सही प्रविष्टि जो करना है वो करते हैं, उसके अपोजिट साइड में दूसरे पक्ष में उसको लिखते हैं जिसमें गलती हुआ हो। तो जैसे कि फर्नीचर खरीदेंगे तो आप बोलेंगे फर्नीचर खाता विकलन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करना है? जिसमें गलती हुआ है, तो क्रय से। इसी तरह से अपोजिट भी आप समझ सकते हैं, जिसमें विकलन समाकलन हो। ठीक है, रमेश को भी क्रय किया गया लेकिन विक्रय खाते को डेबिट कर दिया गया, ऐसा बताया है। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी किसी को बेचेंगे तो वो डेबिट होता है। जैसे रमेश को बेचा तो रमेश डेबिट होगा। यहाँ पर जो विक्रय था सेल्स, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, लेकिन गलती से सेल्स को ही डेबिट कर दिया गया था। तो सही क्या करना है? इसको क्रेडिट करना है, तो आप क्या बोलेंगे? विक्रय से डेबिट क्या हो जाएगा? फिर रमेश हो जाएगा। तो एक पक्ष की गलती दूसरे पक्ष में की जाए तो गलती को सुधारना होता है एक दूसरे की सहायता से। उसमें सही जोन है वो आप सही करेंगे, अपोजिट में उसमें जो गलती है उसको लिखते हैं। ठीक है, ये होता है कुछ अशुद्धि। अब तलपट के आधार पर क्या क्या शुद्धि होती है, तो देखिए प्रारंभिक पुस्तकों का योग कम और अधिक आना। ठीक है, तो ये अशुद्धि, ये एक ऐसी अशुद्धि है जहां पर क्रय बही का योग कम आ जाता है, विक्रय बही का योग अधिक आ जाता है। इस तरह से कम और अधिक आना होता है।
दूसरी गलती है खतौनी करने में गलती। तो खतौनी करने में गलती आप भी समझ गए हैं। फिर है गलत पक्ष में खतौनी करना, ये भी उसी के उदाहरण थे। गलत राशि लिखना, तो ये अभी आपने नहीं देखा है। गलत राशि भी एक पक्षी का उदाहरण है। यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो रमेश को हमने 50 रुपये देने थे, तो 50 रुपये के स्थान पर मान लो 25 रुपये लिख दिए गए या 5 रुपये लिख दिए गए। तो ऐसी गलती एक पक्षीय शुद्धि कहलाती है और उसको गलत राशि लिखना या अंक गणितीय शुद्धि कहते हैं। ठीक है। शेष निकालने में गलती। अब शेष निकालने में गलती कैसे होती है, तो जैसे कि आपने दोनों पक्षों को बैलेंस के एक पक्षों को दूसरे पक्ष से घटाना है, तो अब मान लो दोनों पक्ष में बराबर आना चाहिए 1000, लेकिन एक में 100 रुपये की कमी आ रही है। तो किस कारण से कमी आ रही नहीं पता, ये भी एक पक्षी गलती कहलाती है। तो शेष निकालने की गलती होती है। दूसरा है एक पक्ष में खतौनी करने से छूट जाना या दूसरे पक्ष में भूल से कर दिया जाना, है ना। तो ये सभी गलती आती हैं तलपट के आधार पर की जाने वाली गलती। अब सुधार कैसे होगा उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए, एक पक्षी अशुद्धि में उच्चंत खाते का उपयोग करना ये आपको पता चल गया है, पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है कम या अधिक होना, और एक पक्षी शुद्धि को हम पढ़ेंगे। तो योग किसी का कम किसी का ज़्यादा होगा तो कैसे सुधारेंगे वो आप सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्रय खाते का योग अधिक होने पर। आपको याद रखना है, अगर क्रय खाते का योग अधिक लग गया, ऐसा प्रश्न में मिला, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, तो क्रय खाता का योग जब भी अधिक लगेगा तो क्रय खाता को समाकलन करना है। विक्रय खाते का योग अगर अधिक लगा तो विक्रय खाते को क्या करना है, विकलन करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्रय खाते का योग अधिक लगा तो उसको समाकलन करना है, विक्रय खाते का योग अधिक लगा तो उसको विकलन करना है। अब समझ लेते हैं इनकी कमी को। क्रय व्यय का योग अगर कम लगे तो क्रय व्यय विकलन होती है, लेकिन विक्रय व्यय क्या होगा, वो समाकलन हो जाएगा। ठीक है। क्रय वापसी व्यय और विक्रय वापसी को भी समझ लो। तो क्रय वापसी का योग अगर कम लगता है तो क्रय वापसी व्यय विकलन हो जाती है, लेकिन अधिक लगेगा तो वो समाकलन हो जाएगा, वो बिल्कुल क्रय के समान ही चलता है। विक्रय वापसी व्यय विक्रय की तरह चलेगा। विक्रय वापसी व्यय का योग कम हुआ तो वो विकलन होगा और अधिक हुआ तो वो समाकलन हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना है, जब भी क्रय वापसी अधिक होगी उसका योग तो वो समाकलन होगा, और अगर कम होगा योग तो वो विकलन होगा। विक्रय वापसी विक्रय उससे जस्ट उल्टा है। क्रय में अधिक होने पर अगर ये समाकलन होता है तो वो विकलन हो जाएगा, और जब ये कम होने पर विकलन होता है तो वो समाकलन हो जाएगा ना, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आपको याद रख लेना है, क्रय समाकलन कब होता है, अधिक होने पर, लेकिन विक्रय अधिक होगा तो वो विकलन हो जाएगा। ठीक है। दिमाग से याद रख लो। और क्रय का भाई है क्रय वापसी, तो विक्रय का भाई है विक्रय वापसी। क्लियर है। आगे बढ़ें। अब देखो उच्चंत खाते डेबिट क्रेडिट में कोई गलती होना। डेबिट क्रेडिट में गलती होना जैसे कि मोहन से प्राप्त भूल से उसे डेबिट कर दिया गया। अब देखो, जिससे प्राप्त है उसको समाकलन करना है, लेकिन उसको डेबिट कर दिया है, और जिसको डेबिट करना चाहिए उसको क्रेडिट कर दिया है। ऐसी गलती डेबिट क्रेडिट की गलती कहलाती है। तो जैसे कि लिखा है मोहन से प्राप्त भूल से उसे डेबिट कर दिया गया। तो देखिए, मोहन से प्राप्त हुआ तो मोहन को समाकलन करना है, इसलिए मोहन को मोहन से लिखना है आपको। लेकिन दूसरे पक्ष में नहीं पता गलती किस कारण से हुई है, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, उच्चंत खाता विकलन। तो जब भी डेबिट क्रेडिट में गलती हो तो जो सही करना हो तो आप सही करेंगे, अपोजिट में आपको उच्चंत खाते का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। सब कुछ समझ में आ रहा है तो उसको दिमाग में नोट करते हुए रखना, क्योंकि उसी से संबंधित अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये नियम पता रहेगा। उसी तरह से आशीष से माल क्रय किया गया, लेकिन भूल से उसके खाते को डेबिट कर दिया गया। जिससे खरीदा वो समाकलन होना चाहिए, लेकिन डेबिट हो गया, गलती तो पता चला। तो आशीष से हमको लिखना ही चाहिए, क्योंकि वो आशीष से खरीदा। अपोजिट साइड में डेबिट खाते में आपको उच्चंत खाते का इस्तेमाल करना है। तो उच्चंत खाता विकलन आशीष से। ठीक है। रमेश को किया गया भुगतान, गलती से उसे क्रेडिट कर दिया गया। रमेश को दिया तो रमेश विकलन होगा, समाकलन तो नहीं हो सकता, लेकिन समाकलन कर दिया गया तो हमें सही क्या करना है, रमेश को विकलन, तो रमेश विकलन उच्चंत खाते से। तो ये आपको पता चल गया, डेबिट क्रेडिट की गलती में जो सही करना है वो आप सही करोगे, अपोजिट में उच्चंत खाते का इस्तेमाल करोगे। एक पक्ष में खतौनी करने से भूल जाना, जैसे कि राम को विक्रय किया गया माल का लिखा, विक्रय वही में किया गया। अच्छा, एक पक्ष में खतौनी करने से भूलना। हाँ, देखिए, राम को बेचे तो राम विकलन विक्रय से होता है, लेकिन राम को किए गए विक्रय में विक्रय का लेखा तो किया गया, पर राम की खतौनी करना भूल गए। तो जब खतौनी करना भूल गए तो खतौनी करना होता है, तो उसमें फिर जिसमें खतौनी करना भूल गए उसको करो, अपोजिट में उच्चंत खाते का इस्तेमाल करो। ठीक है।
क्योंकि ये एक गलती है। तो आपको क्या बोलना है, राम को नहीं किया है, बेचा है, तो राम विकलन हो जाएगा उच्चंद खाते से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अंक गणितीय शुद्धि क्या होती है, वो भी इन्हीं के जैसे है। जैसे कि राजू से प्राप्त 40 रुपये, उसके समाकलन पक्ष में 20 रुपये लिख दिए गए। अब राजू से मिला तो राजू समाकलन ही होगा, लेकिन 40 के स्थान पर 20 लिखा गया। तो ऐसे समय आपको याद रखना है, दोनों के अंतर की राशि को लिखना है प्रविष्टि में। सही प्रविष्टि क्या होगी, उच्चंत खाते विकलन राजू से प्राप्त हुआ तो राजू से गलती हुआ है तो उच्चंत खाता विकलन करोगे, लेकिन कौन सी राशि लिखना है, जो इनकी कमी हो। जैसे कि 40 रुपये के स्थान पर 20 रुपये लिखा गया तो दोनों को घटा के हमने 20 लिखा। मान लेते हैं 80 रुपये राजू से प्राप्त हुए और गलती से 20 रुपये लिखे गए थे, तो फिर आप दोनों को घटाने पर 60 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो आपको यहाँ प्रविष्टि में क्या लिखना रहता, 60 रुपये लिखना रहता। ठीक, 100 रुपये के स्थान पे 10 रुपये लिखा है तो 100 और 10 को घटाओगे 90 रुपये आएगा, तो 90 रुपये दिखाना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये कुछ गलती होती है जिसको आपको समझना होता है। ठीक है, अब दूसरी गलती होती है एक का दूसरे में डाल देना। हाँ, जैसे कि समझाता हूँ, वो दो पक्षी गलती के उदाहरण है। जैसे कि अभी मैंने आपको वहाँ पर थोड़ा देर पहले बताया था। ठीक है, यहाँ बताया तो था ना शायद, क्रय फर्नीचर का। हाँ, तो वो आपका क्लियर है। तो इधर बताने वाली द्विपक्षीय शुद्धि, इधर बताने वाली एक पक्षीय शुद्धि, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है और फिर इनके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा, यही 2-4 ही टॉपिक हैं जिनको घुमा घुमा करके क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण 1, 2, 3, क्रियात्मक प्रश्न 1, 2, 3 आप जितना चाहे उतना देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, भवन की कारखाना की भवन में लगाई गई 3000 रुपये की रकम मरम्मत में डाल दी गई। कारखाना भवन में वृद्धि में लगाई गई रकम मरम्मत में लिख दी गई, जो कि गलत है। भवन वगैरह में जो खर्च हुआ है वो भवन में विकलन होना चाहिए रोकड़ खाते से, लेकिन गलती क्या हुआ है, मरम्मत में डाल दी गई है। तो एक की गलती दूसरे में हो तो इन्हीं दोनों का प्रविष्टि आपस में किया जाएगा। इसमें से जो सही होना है उसको करेंगे और अपोजिट में उसके जिसमें गलती हुआ उसको लिखेंगे, जो कि आपको मैंने फर्नीचर और क्रय में समझाया था। ठीक है, तो इसकी सही प्रविष्टि क्या होगी, इसकी सही प्रविष्टि होगी कारखाना भवन विकलन मरम्मत से। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, टू रिपेयर्स मतलब मरम्मत से। क्लियर है, और पूरे प्रश्न को आपको यहाँ पर लिखना होता है कारण। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दूसरी देखो, गोविंद राम से प्राप्त 250 रुपये का चेक अनादृत हो गई थी, उसकी राशि को भत्ता में डाल दिया गया। भी तो एकदम अलग चीज़ है। जिसका चेक अनादृत होता है वो विकलन होता है बैंक खाते से, लेकिन भत्ता में डाल दिया गया है ना। देखिए, गोविंद राम को विकलन करने के उसका अनादरण हुआ है, गलती किस में हुआ है, भत्ता में हुआ है। ठीक है, तो भत्ता को आपको लिखना है समाकलन पक्ष में, तो गोविंद राम विकलन होगा भत्ता से, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला, 200 रुपये के मूल्य के माल जो मोहन चंद्र द्वारा लौटाया गया वह स्टॉक में शामिल कर लिया गया पर इसका लेखा नहीं हुआ। अच्छा, शामिल कर लिया गया पर लेखन नहीं हुआ है, किससे वापस आया है, क्या नाम है इनका, महेश चंद्र से। ठीक है, तो देखिए जिससे वापस आता है उससे समाकलन करते हैं और जो विकलन होना है उसको विकलन करेंगे। तो जिससे वापस आता है क्रय वापसी खाता विकलन होगा, तो यहाँ पर क्रय वापसी खाता विकलन हो जाएगा मोहन चंद्र से, जिसने वापस किया है। ठीक है, विक्रय वापसी विकलन होगा, है ना, क्योंकि हमने बेचा था वो वापस आया, खरीदा हुआ माल तो हम वापस करेंगे। तो विक्रय वापसी खाता विकलन मोहन चंद्र से। अगला, मशीन की मरम्मत में लगाए गए 560 रुपये की रकम को मशीन के मूल्य में जोड़ दी गई। नहीं, ये गलती है, तो इसमें मरम्मत का पैसा मरम्मत में लिखना है, गलती मशीन में हुआ है तो मशीन को यूज़ करना है। तो हम बोलेंगे मरम्मत विकलन मशीन खाते से। ठीक है, अगला, प्लांट एवं मशीन के वृद्धि में लगाई गई 450 रुपये की रकम को मजदूर में डाल दी गई। ये भी स्पष्ट आपको पता चल रहा है, अलग चीज़ का खर्च है, अलग जगह लिखा है, तो उन्हीं दोनों को एक दूसरे में इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्लांट और मशीनरी विकलन करोगे, मजदूरी खाते को समाकलन करोगे, वही हुआ है पांचवें प्रविष्टि में, राशि वही रहेगा। तो समझ में आ रहा है ना, द्विपक्षीय शुद्धि इसमें ज़्यादा दिया गया है। अगला, ये शायद पूरा द्विपक्षीय चल रहा है। अगला है आपका सीताराम के माध्यम से प्राप्त एक ग्राहक की चेक राशि 150 रुपये
सीताराम के खाते में क्रेडिट हो गई। सीताराम के माध्यम से प्राप्त हुआ एक ग्राहक की चेक राशि 150 रुपये की सीताराम के खाते में क्रेडिट कर दी गई। तो ग्राहक से मिल रहा है ना, ग्राहक से मिल रहा है और सीताराम के में लिख दी गई है। तो सही प्रविष्टि में ग्राहक को समाकलन करना है, फिर सीताराम को डेबिट कर दो। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, सीताराम डेबिट हुआ है ग्राहक से, कस्टमर से। ठीक है। अगला, फर्म के मालिक द्वारा निजी व्यय के लिए निकाली गई 300 रुपये की रकम को यात्रा व्यय में डाल दिया गया। अब आहरण की राशि तो आहरण में ही जाएगी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग, है ना, आहरण खाता विकलन यात्रा व्यय खाते से। ठीक है। ये पूरी की पूरी द्विपक्षीय शुद्धि थी, जिसमें एक की गलती दूसरे में डाली जाती है। तो टॉपिक वाइज अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में, जहन में घर कर जाएगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कैसे कैसे गलती होती है। ठीक है। उसी के तरह उदाहरण 2 को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक पक्षी अशुद्धि मिलेगी, है ना, या डबल डबल दिखने वाली अशुद्धि मिलेगी। चलो अभी हम लाइन से देखेंगे। बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी। कुछ अशुद्धि ऐसी होती है जिसमें राशि को दुगना भी करना होता है, जो कि आपको मैंने नहीं बताया। ठीक है। जैसे राम को डेबिट करना था 1200 रुपये, लेकिन उसको क्रेडिट कर दिया गया, तो डेबिट के स्थान पर क्रेडिट कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, ऐसी अशुद्धि में राशि को डबल कर दिया जाता है। तो 1200 टोटल जोड़ के आपको 2400 रुपये लिखना होता है। अब ऐसी अशुद्धि भी आपको भी मिलेगी, हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि उस तरह से भी अशुद्धि होती है। कुछ अशुद्धि ऐसी होती है जिसमें 3 प्रविष्टि होती है। ठीक है। चलो अभी देखेंगे। अच्छा, हमारे सामने उदाहरण 4 भी है, उस पर भी नज़र मार लेते हैं एक बार। देखो, तख्तों के यहाँ रख देता हूँ ताकि थोड़ा ऊपर से दिखे। हाँ, ऐसे देखो, पहला पॉइंट में लिखा है 190 रुपये का एक क्रेडिट मद एक्स के खाते में डेबिट कर दिया गया। 190 रुपये का एक क्रेडिट मद है और एक्स के खाते में डेबिट कर दिया गया। तो देखो, क्रेडिट का मद है और एक्स के खाते में डेबिट कर दिया गया, तो मेरे ख्याल से फिर एक्स को क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसकी प्रविष्टि कुछ अजीब से ही की गई है, 380 रुपये बस लिखा गया है। अच्छा, हाँ, अभी जो मैंने समझाया था, डेबिट के स्थान पर क्रेडिट कर दी जाए तो राशि को दुगना करना होता है, तो 19 दूनी 38, 380 रुपये लिखना होता है। जो अभी जस्ट समझाया हूँ वो ये वैसी ही प्रविष्टि है। ठीक है। तो ऐसे आपको बताना, उसकी प्रविष्टि नहीं भी करेंगे तो आपको बताना होगा कि एक्स का में डेबिट क्रेडिट की गलती है, इसलिए दुगना राशि लिखा गया। प्रविष्टि क्या होगी उसको भी अभी हम देखेंगे। अभी हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखा है आपका 1650 रुपये का एक मद जो मशीनरी की वृद्धि से संबंधित था, मरम्मत खाते में डेबिट कर दिया गया। 1650 रुपये का एक मद जो मशीन की वृद्धि से संबंधित था, मरम्मत खाते में डेबिट कर दिया गया। मशीन में जो भी वृद्धि में खर्च हुआ है वो मशीन में डलेगा, मरम्मत में नहीं डलेगा। लेकिन एक की गलती दूसरे में हुई है, तो आपको पता चल गया है इसमें सही होना है मशीन विकलन, तो मशीन विकलन है मरम्मत से। ठीक है। अगला, आंतरिक वापसी बही का योग 100 रुपये कम लगा। देखिए, कौन सी वापसी बही का कम और कौन सी वापसी बही का ज़्यादा लगेगा, ये मैंने आपको पूरा बताया था। अब क्रय वापसी क्या है, क्रय के हिसाब से चलता है। अधिक हुआ है तो ये लोग समाकलन होंगे, लेकिन कम हुआ है तो ये लोग विकलन होते हैं। ठीक है। तो वही, अगर आपको वो याद है तो इनकी प्रविष्टि आप फटाफट कर सकते हैं, नहीं तो आपको समय लगेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको वो अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जो आपकी सही प्रविष्टि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रियात्मक प्रश्नों की ओर जाते हैं। तो जैसे कि पहला क्रियात्मक प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें बोला है रमेश से 59 रुपये प्राप्त हुए, किंतु उसके खाते के क्रेडिट पक्ष में 95 रुपये लिख दिए गए। ठीक है। अब देखिए इसकी सही प्रविष्टि हम क्या कर सकते हैं। तो प्रश्न में क्या था, रमेश से प्राप्त 59 रुपये। अब देखो, गलती राशि की है, 59 की जगह, पेन में ही बताऊँ ना, रेड पेन में बता दूँ,
59 की जगह 95 लिखा है। ऐसे में आप दोनों पक्षों को घटाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको घटा लेंगे। 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा, 8 में 5 जाएगा 3, 36 बचेगा, ठीक है। तो देखिए किससे प्राप्त हुआ है, रमेश से। तो सही प्रविष्टि में रमेश को क्रेडिट करना है। रमेश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को आपको डेबिट करना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे उच्चंत खाता विकलन, किससे, रमेश से। 36 रुपये लिखना होगा। कितना रुपये लिखना होगा, 36 रुपये। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से अशुद्धि का संशोधन किया जाता है। कारण में आपको पूरा प्रश्न लिखना है जो प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट करना था तो इसको हमने समाकलन कर दिया, राशि को काट के लिख दिया। ऑपोजिट साइड में हमने उच्चंत खाते का इस्तेमाल किया। एक पक्षीय अशुद्धि का ये उदाहरण है ना। अगला, कार्यालय में मशीन के 167 रुपये, कार्यालय में मशीनरी 167 रुपये में क्रय की गई, किंतु इसका लेखा क्रय बही में किया गया। देखो मशीन खरीदते हैं तो उसका लेखा मशीन में होना चाहिए, मैंने बताया था, क्रय बही में नहीं। तो मशीन खरीदा तो मशीन विकलन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मशीन अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। गलती किस में हो, परचेस में, तो टू परचेस बोलेंगे। कितना है, 167 रुपये। तो दोनों साइड 167 रुपये आप लिखेंगे, ठीक है। मशीन विकलन, मशीन खाता विकलन, क्रय खाते से। अगला, नई मशीन लगाने में 200 रुपये मजदूरी दी, इसका लेखा मजदूरी खाते में किया गया, ठीक है। देखिए मशीन पर जो भी खर्च होते हैं वो मशीन खाते में डाले जाते हैं, मजदूरी में नहीं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे मजदूरी किस में डाल दिया गया, मजदूरी खाते में लिख देगा ना, मशीन खाते का। मशीन विकलन होगा मजदूरी से, तो सही चीज़ तो मशीन में डाला जाएगा। तो मशीन खाते को आपको डेबिट करना है, ठीक है। गलती हुआ है वैक्स में, मजदूरी में, तो ये वैक्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। अब अमाउंट क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो 200 रुपये है, तो 200 रुपये आपको दोनों पक्षों में लिखना है। तो यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, ठीक है। बस क्या याद रखना है, मशीन वगैरह के खर्च को मशीन में डालना है, लेकिन दूसरे में डाला है तो फिर उसको आपको दूसरे पक्ष में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये द्विपक्षीय शुद्धि थी। अगला, चौथे नंबर पे, क्रय पुस्तक का योग 800 नहीं यार, 89 रुपये 50 पैसे के स्थान पर 98 रुपये 50 पैसे की प्रविष्टि कर दी गई। यह है राशि की गलती, एक पक्षीय शुद्धि। तो 89.50 के जगह 98.5 लिख दी गई, ठीक है। माइनस करेंगे, दोनों कटे गए, 0 होगा। 9 में 8 जाएगा 1, और 8 में, अच्छा उल्टा हो गया, 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में 8 गया, ख़त्म। 9 रुपये का डिफरेंस है। कितने रुपये का, 9 रुपये का। क्रय पुस्तक का योग अधिक लग गया, क्रय पुस्तक का योग अधिक लग गया, क्योंकि देखो इतने के स्थान पर इतना मतलब अधिक लग गया। तो आप बोलेंगे उच्चंत खाता विकलन। क्या बोलेंगे, उच्चंत खाता विकलन, किससे, क्रय खाते से, क्योंकि अधिक लगा है। तो क्रय खाते का योग अधिक लगे तो आपको पता है उसको समाकलन करना है। तो 9 रुपये लिखना है, ऐसे सुधारा जाता है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये आपको लिखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, पांचवा, व्यापारी ने निजी उपयोग के लिए, अच्छा एक छूट रहा है, 250 रुपये ग्राहक को छूट दी गई, जिसका लेखा संदिग्ध ऋण में डेबिट की ओर किया गया, ठीक है। ग्राहक को छूट दिया गया तो वो छूट, डिस्काउंट जो भी है, हानि होती है तो उस नाम मात्र के खर्चे को विकलन करना होता है ग्राहक से, या जिस व्यक्ति को दिया उससे करना होता है, ठीक है। तो ग्राहक को छूट देगी तो ग्राहक तो समाकलन होगा। गलती अगर दूसरी चीज़ में किया गया है तो फिर आप उसको लिख देंगे। तो संदिग्ध ऋण विकलन हो जाएगा ग्राहक से, ठीक है। तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कस्टमर। अमाउंट में कितने रुपए है इसमें, 250 रुपये। तो 250 दोनों पक्षों में आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला, एक व्यापारी ने निजी उपयोग के लिए 200 रुपये का माल दुकान से लिया, जिसका लेखा
पुस्तक पे नहीं हुआ तो कर देंगे, है ना। आहरण हुआ है तो आहरण विकलन होगा हमेशा। आहरण को आप ड्राविंग बोलते हैं। आहरण विकलन कितना रुपये है भाई? 200 रुपये का। तो आहरण विकलन 200, आहरण विकलन 200 किससे? किससे? व्यापार के स्वामी से, है ना। तो लेखन नहीं हुआ, किसका लेखन नहीं हुआ? पुस्तकों में कोई लेखन नहीं हुआ तो कर देते हैं, उच्चंद खाते से कर देते हैं, वरना वो सुधार में स्वामी से आता है। ठीक है, तो ये कुछ सुधार की प्रविष्टि है जो कि हमें करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन को देख देख करके सारे क्वेश्चन बनाना है। और संकेत के रूप में देखिए आपके क्वेश्चन के नीचे ना ऐसे बताया जाता है जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, कैसे कैसे क्या क्या राशि लिखा जाएगा, निकाला जाएगा बोल करके, और कौन सी एक पक्षी द्विपक्षी भी बताया जाता है आपके संकेत के लिए, ताकि आप लोग को किसी की सहायता ना पड़े, आप खुद से क्वेश्चन बना सके। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, अगला